अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मेडिकल एडिटिंग और पीयर रिव्यू के बारे में एक डिस्कशन होगा जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की फैकल्टी के साथ हुआ है। यहाँ पे आप देख सकेंगे कि क्या सवालात हैं एक ऐसे कल्चर के बारे में जहाँ मेडिकल एडिटिंग और पीयर रिव्यू एक डेवलपमेंट स्टेज में है। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद खान। मुझे तकरीबन 20 साल का तजर्बा है एज एन एडिटर, जिसमें से कि 6 साल एक ब्रिटिश जर्नल में चीफ एडिटर के तौर पे भी मैंने काम किया है। तो मैं अपने तजर्बे के लिहाज से फैकल्टी के सवालों के जवाब दूंगा। क्या उन्होंने मुझसे सवाल किए? एक तो स्टूडेंट फैकल्टी डिस्कनेक्ट के बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा टॉपिक को प्रायोरिटाइज कैसे किया जाए ताकि उसका कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट जिससे कि एडिटर कन्विंस हो सके, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए और इसमें प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन का क्या रोल है, इसको मैं कवर करूंगा। साथ ही एक इंटरेस्टिंग सवाल कि ऑथर जो कि रिव्यू आर्टिकल लिखता है उसका क्या तजर्बा होना चाहिए, इसके बारे में मैं एक जवाब दूंगा। खुद मैंने 150 से ज़्यादा रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं एज एन ऑथर, तो इस चीज़ के बारे में मुझे काफ़ी तजर्बा है। क्या रोल है साइंटिफिक एडिटर का इंग्लिश लैंग्वेज एडिटिंग और साइंटिफिक अप्रेजल में क्या बैलेंस होना चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक सिलेक्शन के लिहाज से क्या फैकल्टी मेंबर को एविडेंस सिंथेसिस पे फोकस करना चाहिए या प्राइमरी स्टडीज की जाए, इसको डिस्कस करेंगे। प्रेडिटरी पब्लिशिंग क्या होती है, और अगर आपको एक ईमेल रिसीव हो जिसमें इनविटेशन हो कि हमारे जर्नल में आर्टिकल सबमिट कीजिए, तो आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि ये इनविटेशन किसी फेक जर्नल से तो नहीं है? इसके बारे में मैं अपना तजर्बा आपको बताऊंगा। और प्रोटोकॉल पब्लिकेशन और प्री प्रिंट्स का क्या रोल है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि किसी जूनियर फैकल्टी या किसी स्टूडेंट का आइडिया चोरी करके जो सीनियर प्रोफेसर्स आर्टिकल अपने नाम से पब्लिश कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस किया जाए। और यकीनन ये एक रिसर्च मिसकॉन्डक्ट है, लेकिन जिनका आइडिया चोरी किया जाता है या वो एक पावरफुल पोजीशन में नहीं होते, तो वो किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस और तजर्बा आपको बताऊंगा। तो सुनते रहिए और आगे एक घंटे का जो डिस्कशन है, एक अपनी कॉफ़ी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। Mr. Khalid, thank you so much. We just listened to your wonderful talk about the author's perspectives. अच्छा सर, हमारे पास इस वक्त बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और उनमें से सबको उर्दू अच्छी समझ में आती है. सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन वुड बी बायलिंगुअल, मोस्टली इन उर्दू. आई होप यू हैव नो ऑब्जेक्शंस टू दैट. मुझे तो बड़ी खुशी होगी उर्दू में बात करके। बस सर, हमें भी बहुत खुशी होती है. तो अब हमने खोल के उर्दू में बात करनी है. अच्छा सर, आपने बहुत नाइसली हमें बताया रिगार्डिंग द केस रिपोर्ट्स एंड रिव्यू आर्टिकल्स. और अगर मैं समराइज कर सकूं, बाकी भी कर लेंगे, कि आपने हमें ये बताया कि द फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाइल वी आर राइटिंग डाउन द मैन्युस्क्रिप्ट, हमें उसका टाइटल एंड इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में फिर आपने आगे बहुत अच्छे टिप्स दिए हमें कि किस तरीके से हमने बताना है. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपका कि हमें रिपोर्टिंग चेक लिस्ट को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फॉलो करना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्ली जो एडिटर्स हैं वो भी उस रिपोर्टिंग चेक लिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे. और उसके लिए आपने हमें गाइड किया कि प्रॉस्पेरो, और अगर हम एक रेगुलर सा रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके लिए OSF, ओपन साइंस फ्रेमवर्क, हम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं. अच्छा सर, अभी हम लेट्स गेट टू द participants. If you have any questions, please raise your hands, and I'm sure you must have many questions. तो आप काइंडली रेज हैंड करें, वन बाय वन हम आपको कहते लेते जाते हैं साथ साथ. जी पार्टिसिपेंट्स. Also, if any colleagues want to write their question as a comment जी, or तो as a चैट question, बॉक्स में please लिखें. use that option also.
नायला रियाज, आपके पास शायद कोई एक सवाल है। जी, और जी वो सवाल आपके लिए बहुत अस्सलाम मुश्किल होगा सर, क्योंकि ये नायला रियाज हमारी हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट है। अच्छा। जी ना, डॉक्टर नायला। नहीं जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तंजीला। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक mental well-being happens to be very important for all the academics Yes. scholars particularly these days. So मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ loneliness affecting mental health. तो मेरे ज़हन में ये क्वेश्चन उभर रहा था कि जो है मेटपब, आपने जो कुछ कहा वो बहुत अच्छे से आपने समझाया और समझ भी आया। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, तो उसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स होंगे ये भी मुझे समझ आता है कि आपने कहा कि ऑथर्स जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो कर लिया जाए। प्लीज काइंडली इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। ओके आपके मेरे ख्याल एक सवाल में काफी सारे सवाल हैं। ये ये जरा मुझे भी बताइएगा मेरे पहले जवाब के पहले हिस्से के बाद, कि ये जी आपने कहा लोनलीनेस की बात की ना आपने एकेडमिक्स जी के जी लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी क्या वजह थी ये मुझे समझाइएगा जरा सी देर में। मैं पहले मैं आपका जो आपको सर जो आपका सवाल है ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जी इसके जी बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी सर ऐसा है कि क्योंकि मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, टीचर हूँ, तो मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स के अंदर लोनलीनेस बहुत पाया जाता है। दे ओके। नीड जी दे नीड somebody to interact with, they need discussion forums, they need somebody to listen, who can listen to them. तो ठीक having है। said that, जी अच्छा, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ जरा। पहले जी मैं ये समझ रहा था कि आपका सवाल है कि फैकल्टी को लोनलीनेस सफर करना पड़ता है, ये भी है, ये भी दोनों, पॉइंट है। जी ये स्टूडेंट्स भी की बात पॉइंट कर है रही हैं। सर। जी जी ये दो ठीक है, ये ठीक है। स्टूडेंट्स की बात जो है ना, उसका जवाब मैं आपको अपने पर्सनल तजर्बे से दूंगा। मेरा बेटा जो है वो 22 साल का है, जी जी और वो उस दुनिया में पला बड़ा है जहाँ पे मेरी उम्र के लोग पले बड़े नहीं हैं। वेरी राइट वेरी राइट। अच्छा, मुझे तो तकरीबन 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में जाके पता चला कि यूट्यूब भी कोई चीज़ है। वो तो पैदा ही उसके साथ हुआ है। सही हो गया। ठीक है। तो एक डिस्कनेक्ट है फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में, इसको फैकल्टी को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। इसके लिए जो फॉल्ट है वो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है। अपने उनकी आइसोलेशन का सोल्यूशन उनके जरिए नहीं आएगा। हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम अपना बिहेवियर कैसे मॉडिफाई करें उनकी दुनिया में एंटर होने के लिए। तो ये एक सिंपल सा मैं जवाब दे सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे, ये वेबिनार ओपन आपने फैकल्टी के लिए किया हुआ है, शायद ये स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता था, सर और या शायद सबके लिए ही ओपन है और स्टूडेंट कम ज्वाइन हुए हैं। जो भी वजह है, या इसके अलावा भी कोई वजह है, अगर मुमकिन है तो उन्हें भी इनवाइट कीजिए। उनको एक किस्म के ओपन एटीट्यूड मिलेगा फैकल्टी की तरफ से, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए। ये तो सर बात हो गई स्टूडेंट लोनलीनेस की। इस पे ज़्यादा कमेंट दे दें, फिर मैं आगे वो ऑथर इंस्ट्रक्शंस वाली बात पे बात करता हूँ। एक्चुअली अगर हम स्टूडेंट लोनलीनेस की तरफ चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। मेरा पॉइंट ये है कि स्टूडेंट लोनलीनेस को फोकस करते हुए हम मेंटल इलनेस को इन्वॉल्व करते हुए पेपर पब्लिकेशन के हवाले से पबमेड पे क्या हो सकते हैं पब्लिश। ओके। यानी कि आपका सवाल यह है कि अगर आपका टॉपिक है लोनलीनेस अमंग्स मेडिकल स्टूडेंट्स एंड इट्स इफेक्ट, और अमंग्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स,
एंड इट्स इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, तो यकीनन इसके बारे में एक पेपर पब्लिश हो सकता है। अगर इजाज़त हो तो मैं एक आपको एग्जाम्पल आर्टिकल दिखाता हूँ। गिव मी जस्ट वन मोमेंट टू find that article and then I can share it on the screen. ये आर्टिकल है आप ही के सवाल के बारे में, लेकिन ये स्टूडेंट्स के बारे में नहीं है। ये है एल्डर कम्युनिटी के बारे में। थैंक यू सर। जो जी, थैंक जो यू, कि आई गॉट योर रिस्पॉन्स, इट कैन बी ओके पब्लिश्ड, दैट वाज माय क्वेरी, थैंक यू। जी थैंक यू डॉक्टर नायला। ओके, अगला अगला सवाल आपका था ऑथर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। सर प्रॉब्ली वो ये जानना चाह रही थी कि इज इट अ गुड टॉपिक फॉर पब्लिकेशन, लोनलीनेस रिलेटेड मेंटल इलनेस? सो आई अच्छा, थिंक। एक तो आपने मेरा पर्सनल जवाब सुन लिया ना। जी सर। अब अगला सवाल ये है, जिस जर्नल में आप ये सबमिट करेंगी, क्या वो इस टॉपिक को उसी तरह से सीरियसली लेगा जैसे मैंने आपको कहा? तो ये तो मैं राइट, गारंटी नहीं दे सकता। गॉट इट। ठीक है। अब इसकी जस्टिफिकेशन आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने इंट्रोडक्शन के फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में। तो अगर आप वही टेक्निक इस्तेमाल करें जो कि मैंने अपनी स्लाइड्स में आपको बताई है, तो इंशाल्लाह एक गुड चांस होगा कि एडिटर आपको सीरियसली ले। अच्छा, ये मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा अगले वेबिनार में, लेकिन दुनिया में तकरीबन 15 से 16 हज़ार मेडिकल जर्नल्स हैं। इनमें से तकरीबन 5 या 6 हज़ार पबमेड में हैं। अब आपको एक टॉपिक तो आपने सिलेक्ट कर लिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जर्नल सिलेक्शन। इसको हम ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे अगले वेबिनार में, लेकिन ब्रीफली ये आपको बता देता हूं कि जब आप जर्नल सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस जर्नल को इस टॉपिक में इंटरेस्ट है, क्या उसने इस टॉपिक में पहले कभी पब्लिश किया है। पहली चीज तो ये देखनी पड़ेगी। उसके बाद अपनी जस्टिफिकेशन में ये बताना पड़ेगा कि आपके टॉपिक में नई यूनिक चीज क्या है। इसको इंग्लैंड की जबान में आमतौर पे कहा जाता है यूएसपी, यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। ये जो यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, इसको एस्टैब्लिश करने के लिए वही बात करनी पड़ती है जो मैंने आपको अभी बताई है, कि आपको सर्च करनी पड़ेगी लिटरेचर में। उस सर्च के जरिए आप ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इस टॉपिक के ऊपर कोई नए आर्टिकल पब्लिश नहीं हुए। और उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आपकी स्टडी अपने रिजल्ट्स के जरिए नहीं, अपने सवाल की इंपॉर्टेंस के जरिए ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा इंट्रोडक्शन में कि ये एक इंपॉर्टेंट स्टडी होगी आपके जर्नल के लिए। एडिटर के जहन में हमेशा ये बात होती है कि ये जो मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगा इसे कोई पढ़ेगा भी। पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज ये होती है कि जब ये पढ़ लेंगे तो इसके बाद इसे कोई साइट भी करेगा या नहीं साइट करेगा। अगर उसकी साइटेशन का चांस जीरो है तो आपके तो आर्टिकल का प्रोग्नोसिस भी बहुत खराब है, कभी एक्सेप्ट ही नहीं हो सकेगा। आई होप मैंने कुछ और डिटेल दे दी है उसकी एक्सेप्टेंस के बारे में। जी थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू वी वेरी मच सर। हैव मोर क्वेश्चंस। We will request Professor Shahid Rasool to please unmute his mic and ask the question, sir. You have raised hand. Thank you very much, Professor Khalid, for a nice comprehensive review about the case reports and review articles. I have just few queries related to the review article. पहले नंबर पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि do different journals have some minimum like qualification for a person who can write a review article? Like कुछ बंदे ने पहले कुछ उसकी publications जरूरी हैं हों फिर वो accept करते हैं, या anyone can write a review article?
सेकंड, जो आपने रजिस्ट्री की बात की, जैसे हम डबल बाइंड जो हमारे होते हैं उनको तो हम करते हैं। रिव्यू आर्टिकल के लिए अगर हमने इसको पहले से रजिस्टर नहीं किया हुआ तो वुड इट विल बी एक्सेप्टेबल, या बेटर के इसको पहले से रिव्यू कर दिया जाए तो देन जर्नल को हम बताएंगे वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इट विल बी ए बेनिफिशियल फॉर देम। और थर्ड मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू डॉक्टर शिजा का भी मैं देख रहा था कि आपके ख्याल में यू हैव डन सो मैनी सीन मैनी आर्टिकल्स, व्हाट आर द पिटफॉल्स, अगर हम आज हमारा क्योंकि केस रिपोर्ट और रिव्यू आर्टिकल के बारे में है तो इनके बारे में, इन दोनों में वो कौन से पिटफॉल्स हैं जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो पब्लिकेशंस हैं, जो जर्नल आर्टिकल्स हम भेजते हैं वो रिजेक्ट होते हैं? थैंक यू। ओके, तो पहले अगर कोई मुझे सवाल भूल जाए तो दोबारा याद दिला दीजिएगा। पहले जी जी। सवाल का जो ये है कि कौन लिख सकता है, इसके लिए अच्छा ये याद रखें कि जो भी मैं बात बता रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही है, और वो 30 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो यकीनन उसमें कोई ना बिल्कुल। कोई वैल्यू है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे एडिटर्स की सोच ऐसी हो जैसी कि मेरी है। अच्छा, मैंने खुद भी तकरीबन 150 से ज़्यादा रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस एज एन ऑथर भी आपको बता रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि एज एन एडिटर। रिव्यू आर्टिकल कोई भी लिख सकता है। अगर कोई शख्स किसी रैंडमाइज ट्रायल का ऑथर है और फिर वो उसी टॉपिक में एक रिव्यू लिख रहा है, तो इसको कुछ एडिटर एक किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एज ए रिव्यूअर एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर के तौर पे सामने आए। ये ना हो कि आप अपनी ही खेल को आगे खेलने की कोशिश करें एक और आर्टिकल प्रोड्यूस करने के जरिए। तो ये एडिटर इस चीज़ को आसानी से समझ लेते हैं और उस सूरत में वो आर्टिकल को रिजेक्ट कर देंगे। तो मेरा ख्याल है जो शख्स रिव्यू करे उसको यकीनन रिव्यू की मेथडोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसने खुद उस टॉपिक में पहले काफ़ी सारी पब्लिकेशन की हुई हो या उस टॉपिक को वो जानता हो। अगर वो शख्स ऑलरेडी उस टॉपिक में एक्सपर्ट है तो ये मुमकिन है कि कोई एडिटर उसको इनवाइट कर ले कि आप आ जाएं, हमें एक कमेंट्री लिख के दे दें या रिव्यू लिख के दे दें। लेकिन एक्सपर्टीज होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मैं अपने तजर्बे से भी बता देता हूँ। पिछले 5-6 साल में और आप ही की यूनिवर्सिटी ने ये प्रोसेस इनिशिएट किया था कि मुझे मौका मिला कि मैं पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कुछ ना कुछ काम कर सकूं। तो ये मेडिकल स्टूडेंट इस किस्म के लोग हैं जिन्होंने खुद पहले कोई पब्लिकेशन नहीं की होगी लेकिन अपनी एफर्ट करना चाहते हैं। तो जिनके भी साथ मैंने काम किया, उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई आर्टिकल पब्लिश करवाने में, अगरचे उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। और ट्रैक रिकॉर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन। तो ये मेरे ख्याल है आपका सेकंड सवाल था, इसी को अब कवर कर लेते हैं। सही। एक चीज़ कहलाती है ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंसी का लफ्ज़ हम आम तौर पे सुनते हैं सियासत के लिहाज से कि पॉलिटिशियंस को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी का जो प्रिंसिपल है वो अब दुनिया में हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ही अप्लाई हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज हैं वो भी बंद कमरों में बैठ के फैसले नहीं कर सकती। उन्हें भी जो डॉक्यूमेंट उन्होंने इस्तेमाल किए हों किसी ड्रग को अप्रूवल देने के लिए वो पब्लिकली शेयर करना पड़ते हैं, और उन पब्लिकली शेयर डॉक्यूमेंट्स को कोई भी डॉक्टर कोई भी मरीज इवेल्युएट करके अपनी कमेंट दे सकता है। अच्छा, अब साइंस में ट्रांसपेरेंसी का पहला प्रिंसिपल ये है कि आपकी जो हाइपोथेसिस क्वेश्चन या मेथडोलॉजी है वो आपके रिजल्ट कलेक्ट करने से पहले, यानी डेटा कलेक्ट करने से पहले और एनालिसिस करने से पहले लोगों को पता होनी चाहिए, पब्लिकली डिक्लेयर होनी चाहिए। ये पब्लिक डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन के जरिए होता है। रिव्यू आर्टिकल जो है वो कोई प्राइमरी स्टडी से इस लिहाज से मुख्तलिफ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कॉकरेन स्टाइल रिव्यू कर रहे हैं जिसमें आप कोई स्टेटिस्टिकल टेस्ट भी करेंगे,
तो आपको अपनी हाइपोथेसिस डेटा कलेक्शन यानी सर्च और डेटा एक्सट्रैक्शन से पहले रजिस्ट्रेशन के जरिए लोगों को पब्लिकली डिक्लेयर कर देनी चाहिए। इस सूरत में आपके आर्टिकल को एक साइंटिफिक आर्टिकल के जरिए इवैल्यूएट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ही कभी पब्लिश नहीं हुई तो आपके आर्टिकल के ऊपर तो बस एक रिट्रोस्पेक्टिव नजर डाली जा सकती है, कोई उसकी प्रोस्पेक्टिव वैल्यूएशन तो की ही नहीं जा सकती। तो इसलिए मेरा मशवरा तो आप सब लोगों को यह है कि किसी भी किस्म की स्टडी हो उसको यकीनन पहले प्रोस्पेक्टिवली रजिस्टर कीजिए। ऑब्वियसली ये चीज़ केस रिपोर्ट में तो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वहां पे तो हमेशा एक रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ही होता है, क्योंकि मरीज आपकी केयर में से गुजर चुका होता है। लेकिन और इसके अलावा जो भी स्टडीज हैं, मिसाल के तौर पे आपके स्टूडेंट्स हमेशा कोई ना कोई साइनॉप्सिस लिख कर देते हैं ना अपना काम करने से पहले। जी। यूनिवर्सिटी में ये रिक्वायरमेंट होती है। अब ये समझ लें कि यही रिक्वायरमेंट आपके लिए जर्नल्स ने लगा दी है, या अगर उन्होंने फॉर्मली नहीं भी लगाई तो अपने लिए आप खुद ही लगा लें और साइनॉप्सिस की जगह उसको चेंज करके प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन कह दें, और ये हर जगह अप्लाई करें। तीसरा सवाल आपका क्या था, या इसके बारे में कोई आप कमेंट देना चाहें तो जरूर दीजिए। इसमें ये आपने जो रिव्यू मेथोडोलॉजी की बात की, वेरी नाइसली आपने इसको एक्सप्लेन किया। तो ये रिव्यू मेथोडोलॉजी रिलेटेड टू द रिव्यू आर्टिकल, इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा एलेबोरेट कर दें। ओके, मैं इसमें अगर डॉक्टर तंजीला एग्री करें तो एक और 2 या 3 आर्टिकल वीडियो वेबिनार की सीरीज भी कर सकता हूं इन द नियर फ्यूचर। इसके बारे में काफ़ी सारे पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं, लेकिन लिटरेचर इतना ज़्यादा है कि उसको जल्दी से पढ़ लेना और समझ लेना और उसको फिर अप्लाई करना ये आसान काम नहीं है। तो मैं कुछ एक आध आर्टिकल डॉक्टर तंजीला के जरिए आपको भिजवा भी सकता हूँ। जी अच्छा, जो बिल्कुल। लोग आपके मेडिकल एजुकेशन में एक्टिव हैं, आपको शायद पता होगा कि एक डेटाबेस है बीमी, बेस्ट एविडेंस मेडिकल एजुकेशन। बीमी ने भी कुछ रिकमेंडेशन या गाइडलाइन आर्टिकल्स इस बारे में पब्लिश किए हुए हैं कि किस तरह से रिव्यू किया जाए। अ, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो मेरी किताब लिखी हुई है इस टॉपिक के बारे में, जो कि इस वक्त अपने तीसरे एडिशन में है और कई और ज़बानों में वो ट्रांसलेट भी हो चुकी है, वो आप अपनी लाइब्रेरी में उसकी कुछ कॉपियाँ अगर मंगवा लें तो कॉलीग्स उसे पढ़ लें और उसको एक गाइड के तौर पे इस्तेमाल करें रिव्यू करते हुए, तो उससे आपको एक किस्म की बनी बनाई जैसे कि यूजर्स गाइड होती है वो मिल जाएगी। थैंक जी यू वेरी डॉक्टर मच सर। तंजीला। ये हम जी बिल्कुल दोनों आपकी ऑफर्स हमारे लिए मतलब वी विल कि आप हमारे साथ चलते रहें, इसी तरह हम कुछ ना कुछ आपसे सीखते रहेंगे। और बुक्स भी और रिसोर्सेज भी वी विल इंशाल्लाह मेक श्योर दैट वी मेक देम अवेलेबल फॉर आवर फैकल्टी मेंबर्स। लेकिन अभी चूंकि हमने इस वेबिनार सीरीज में हमारा फोकस वाज ऑन पीयर रिव्यू एंड एडिटरशिप, particularly जी हाँ। from the context of capacity building of our faculty members, के हमारे faculty members अच्छे peer reviewers बन सकें। और हमारा अपना एक जर्नल है, जर्नल ऑफ यूएमडीसी, और एक नया जर्नल लॉन्च होने जा रहा है, जर्नल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज। तो उसके लिए वी नीड अ टीम ऑफ एडिटर्स जो इसमें अच्छे तरीके से कर सके। सो इन 3 वेबिनार्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कैपेसिटी बिल्डिंग है। सो वी विल ट्राई टू रिमेन फोकस्ड ऑन दैट। सर 3 क्वेश्चंस जी आए जी। हैं चैट में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, could you please guide us about preferences of journals to publish case studies? आपकी कोई ओके, अपनी सो स्पेसिफिक। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, ये पहली बात तो ये है कि आज की दुनिया में हर डॉक्टर को या पता है या पता होना चाहिए, और हर मेडिकल स्टूडेंट को या पता है या पता होना चाहिए कि केस रिपोर्ट जो है वो दुनिया की एविडेंस की सबसे कम तरीन दर्जे की एक चीज है। अगर ये बात आप समझ जाएंगे, ना सिर्फ ये कि आपको पता है बल्कि आप समझ गए हैं, तो आप शायद कभी केस रिपोर्ट राइटिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट ही ना करें। पहली चीज तो ये है। ये चीज एडिटर्स बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हाई लेवल के जो जर्नल्स हैं उनमें केस रिपोर्ट को कोई प्रायोरिटी ही नहीं दी जाती।
अगर ये बात समझ गए हैं तो आप भी जो जर्नल्स बना रहे हैं शायद उसमें आप केस रिपोर्ट्स को प्रायोरिटी नहीं देंगे। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब केस रिपोर्ट की वैल्यू क्या है? अगर वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में उसकी वैल्यू तकरीबन जीरो ही है, तो केस रिपोर्ट की वैल्यू जो है वो है एक एजुकेशनल वैल्यू। अब ये मैं एक्सप्लेन आपको करता हूं कि इस तरह से कि यकीनन मेरे ज़माने में जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे और किताबें पढ़ते थे, तो पढ़ने के लिए तो हमें वो लिटरेचर या केसेस दिए जाते थे जो कि इंग्लिस्तान में लिखे गए। लेकिन हम अपनी रूटीन की मेडिकल लाइफ में ऐसे केसेस देखते थे जिनका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं होता था। तो इस सूरत में असल केस रिपोर्ट की वैल्यू ये है कि हमें ये बात समझ आ जाए कि जो एक जनरल लिटरेचर मौजूद है उसमें रेयर केसेस या अनयूजुअल केसेस वो किस तरह से फिट होते हैं मेडिकल प्रैक्टिस में। इसमें कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। यानी केस रिपोर्ट में कोई हाइपोथेसिस तो नहीं होती, ना कोई पी वैल्यू होती है। आप सिर्फ ये बताते हैं एक मरीज आया, आपने क्या किया, उसका आउटकम क्या हुआ। ये एक किस्म की एक यूनिक स्टोरी आप बता देते हैं अपने केस के बारे में। अगर इस किस्म के केस लिटरेचर में पहले से मौजूद नहीं है तो फिर ऐसे केस को प्रायोरिटी दी जाएगी जर्नल में। अब आप जर्नल को कैसे कन्विंस करेंगे कि आपका केस एक यूनिक केस है? उसका तरीका वही है कि आपको एक लिटरेचर सर्च करनी पड़ेगी। वो सर्च आप अपने कवर लेटर के साथ भी लगा के दे सकते हैं, या वो सर्च आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एज एन अपेंडिक्स भी अटैच करके दे सकते हैं। इस एविडेंस के जरिए आप ये कन्विंस कर सकते हैं एडिटर को कि आपके केस में कोई यूनिक बात है। अच्छा, जब ये बात आप कन्विंसिंगली प्रेजेंट कर सकते हैं तो ऐसे जर्नल जो कि केस रिपोर्ट पब्लिश करते हैं वो आपकी केस रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सारे जर्नल्स ऐसे हैं जो केस रिपोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, नहीं करते अपनी पॉलिसी की वजह से। तो उन लोगों को आपका आर्टिकल भेजने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट में देखिएगा सर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोफेसर शिरजा नदीम का था। What are the most common pitfalls authors face when using Prisma guidelines and how can we avoid them from the start? ओके, अच्छा, प्रिज्मा गाइडलाइन मैंने इसको रेफर भी किया है और ये एक गाइडलाइन है रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए। अच्छा, मैंने बहुत ये नोटिस किया है, इंक्लूडिंग नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन माय वर्क हियर इन यूरोप, कि लोग समझते हैं कि प्रिज्मा गाइडलाइन कोई एक सिस्टमैटिक रिव्यू करने की गाइडलाइन है। अच्छा, ये मैं सवाल आपको प्रेजेंट करता हूं और मुझे इसका जवाब दें आप अपना हैंड रेज करके कि क्या ख्याल है आप लोगों का जो कि ऑडियंस में यहाँ मौजूद हैं या ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है, कि क्या जो ये बात मैंने कही ये सच है कि प्रिज्मा एक सिस्टमैटिक रिव्यू करने की गाइडलाइन है? क्या ये बात सच है, जरा बताएं। काफी सारे लोग यस कह रहे हैं। अच्छा, अब यकीनन आप ये भी सोच रहे होंगे कि चूंकि मैंने सवाल किया है तो शायद इसका जवाब यस नहीं हो सकता। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसको समझने की जरूरत है। प्रिज्मा का सिस्टमैटिक रिव्यू से, कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। प्रिज्मा सिर्फ रिपोर्टिंग गाइडलाइन है। जब आपने रिव्यू कर लिया उसके बाद उसको रिपोर्ट कैसे करना है ये उस चीज की गाइडलाइन है। मिसाल के तौर पे, अगर आपने रिव्यू किया है और उसमें
आपने प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो प्रिज्मा गाइडलाइन में आप उसका जवाब देते हुए लिख देंगे अनरजिस्टर्ड या रिट्रोस्पेक्टिवली रजिस्टर्ड। इस लिहाज से प्रिज्मा में आपको 100/100 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन आपके रिव्यू के कंडक्ट में तो आपको 100/100 पॉइंट नहीं मिलेंगे ना इस पॉइंट के लिए। तो एक बुरी तरह से किया हुआ रिव्यू भी प्रिज्मा में पूरे के पूरे पॉइंट्स ले सकता है। तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कही कि प्रिज्मा को मीट कैसे किया जाता है या उसमें क्या पिटफॉल्स होते हैं। सर मैं यहाँ पे आपको सबसे बड़ा, इंटरप्ट कर सकती हूँ? जी जरूर प्लीज। बिकॉज यहाँ पे एक कंफ्यूजन अराइज करती है। अगर आई आई फुली एग्री विद यू, द रिपोर्टिंग गाइडलाइंस आर फॉर रिपोर्टिंग, लेकिन अगर आप कंडक्ट करने से पहले और स्टडी डिजाइन करते वक्त उस रिपोर्टिंग गाइडलाइन को एक दफा पढ़ लें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप वो एरियाज पहले से ही अपने अकोमोडेट, लाइक यू नो कि प्रिज्मा इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट रजिस्ट्रेशन, सो यू गेट योर रिव्यू रजिस्टर्ड। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूं। ये अगर इसे एजुकेशनल टर्म्स में देखा जाए तो प्रिज्मा गाइडलाइन में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो एक किस्म के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आपको अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पता हो तो उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट आप अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं, या उनके अगेंस्ट इन द केस ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यू अपना रिव्यू उन गाइडलाइंस को मीट करने के लिए कर सकते हैं। यही कहना चाह रही हैं ना आप? एग्जैक्टली सर। ठीक है, तो मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि ये एक अच्छी एजुकेशनल टेक्निक है। लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूं कि आप अगर अपने सिस्टमैटिक रिव्यू के मेथड सेक्शन की पहली लाइन में लिखेंगे कि दिस सिस्टमैटिक रिव्यू वाज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिज्मा, अगर आप लिखेंगे वाज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिज्मा, तो पीयर रिव्यूअर तो आपके ऊपर हंसना ही शुरू हो जाएगा। लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, दिस सिस्टमैटिक रिव्यू इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस, या रेफरेंस देते हैं किसी किताब का, एंड रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिज्मा। तो लैंग्वेज की प्रिसिशन 100% जरूरी है, क्योंकि पीयर रिव्यू के पास मौका तो नहीं है कि आपको फोन करके पूछे इसका क्या मतलब है। उसको तो वही बात समझ आएगी जो आपने लिखी होगी। तो अगर आपने ये लिख दिया कि मैंने तो कंडक्ट किया प्रिज्मा के जरिए, तो वो तो फिर आपका आर्टिकल ही आगे पढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये तो गाइडलाइन ही नहीं है कंडक्ट करने के लिए। आई होप दिस पॉइंट इज मेड क्लियर। ये अग्रीड सर, क्लियर। अच्छा, प्रिज्मा में पिटफॉल्स क्या है? मेरे ख्याल है सबसे बड़ा पिटफॉल है कि जैसे डॉक्टर तंजीला ने बताया कि इसको रिव्यू शुरू करने से पहले पढ़ना चाहिए, ये हम नहीं करते। रिव्यू करने के बाद देखते हैं कि किए हुए काम को इसमें कैसे फिट कर दें, और यकीनन अगर हमने उस पर तवज्जो शुरू से नहीं दी है तो फिर उसको फिट करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। विद दिस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिखाइए जरा चैट में एक। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इससे ऊपर जाए। ओके, नहीं इससे ऊपर, इससे ऊपर। व्हाट इज द वैलिडिटी, ये जो गाइडलाइंस वाला क्वेश्चन आ रहा है, ऊपर 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 बेटा। नहीं, इसके बाद ये जायमा का क्वेश्चन था। हाउ कैन पीयर रिव्यूअर्स प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? अच्छा, ये सवाल यकीनन इसलिए पूछा जा रहा है कि कॉलिग्स जो मीटिंग में मौजूद हैं, यकीनन वो पीयर रिव्यूअर का रोल भी अदा करते हैं। जी बिल्कुल सर। जी हाँ, जी हाँ। तो अब पहली बात, अब ये इसको भी मैं ज़्यादा डिटेल में अगले ही सेशन में कवर करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स दे देता हूँ। पीयर रिव्यूअर के लिए ज़रूरी है कि पीयर रिव्यूअर की सोच ये ना हो कि मैं तो एक किस्म का डिसीशन मेकर हूँ इस पेपर के लिए, यानी वो अपने आप को पावरफुल ना समझे, वो अपने आप को ऑथर का दोस्त समझ के कमेंट दे। ये सबसे बड़ी बात है। यानी दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो कोई अच्छी बात है उसकी तारीफ भी कर दे, और जो चीज कोई बेहतर हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करके कंस्ट्रक्टिव कमेंट भी दे,
ताकि जो मैन्युस्क्रिप्ट है अगर वो एक्सेप्ट ना भी हो तो उसको रिवीजन के जरिए बेहतर तो किया जा सके अगली रिसबमिशन के लिए। ये दो बहुत जरूरी बातें, यानी आपका एटीट्यूड होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव। अच्छा, फिर कुछ और बातें हैं जो कि ऑथर पीयर रिव्यूअर इंस्ट्रक्शंस में आपको जर्नल ने बताई होंगी, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कुछ जर्नल्स यकीनन आपको ये कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो लोग पीयर रिव्यू कर रहे हैं और यहाँ पे मीटिंग में मौजूद हैं, क्या आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पेपर्स जो आपके पास आते हैं उनको असेस करते हैं? जरा इसके बारे में बताएं, सच सच बता दें, कुछ छुपाने की बात नहीं है। Mostly no, sir, from here. ओके। बहुत सारे इसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए हैं। एक ने तो ये भी कहा है कि शायद 80-90% पीयर रिव्यूअर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं और एडिटर और ऑथर को बताए बगैर कर रहे हैं। अच्छा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है ये हम तीसरे वेबिनार में कवर करेंगे। और तीसरे वेबिनार के लिए मैंने एक अपने दोस्त हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, उनको भी बुलाया हुआ है। तो वो भी यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज को शेयर कर सकेंगे वेबिनार में। मेरा मशवरा यह है कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं तो आप जर्नल की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करें। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया है तो उसको डिक्लेयर कर दें अपनी रिपोर्ट में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ओपन डिक्लेरेशन के लिए काफ़ी सारी मिसालें मौजूद हैं, तो आप आसानी से गूगल सर्च के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। मिसाल के तौर पे प्रोग्राम का नाम लिखना होगा, उसकी क्या वर्जन इस्तेमाल की, किस दिन इस्तेमाल की। हो सकता है जो आपने प्रॉम्प्ट इस्तेमाल की वो भी वो पूछना चाहें और आपको बतानी पड़े। तो ये सब चीज़ें जहन में रख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि ये जो रिपोर्टिंग चेकलिस्ट होती हैं ये बड़ी फायदेमंद होती हैं पीयर रिव्यू करने के लिए। और अगर आप पीयर रिव्यू की कमेंट्स को ही स्ट्रक्चर कर दें रिपोर्टिंग चेकलिस्ट के लिहाज से, तो इससे एडिटर और ऑथर को बड़ी मदद मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई रिव्यू आर्टिकल है जिसे आप पीयर रिव्यू कर रहे हैं या केस रिपोर्ट है जिसे आप पीयर रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें जो अपनी आपने कमेंट्स देनी है उनका स्ट्रक्चर ही वही बना दें जो कि रिपोर्टिंग गाइडलाइन का स्ट्रक्चर है। यही मेरा ख्याल है सबसे बड़ी सर्विस होगी ऑथर और एडिटर के लिए अगर आप कर सकते हैं तो। इसके अलावा ऐसी कोई कमेंट देना कि ये तो बड़ा शानदार आर्टिकल है या इसमें लैंग्वेज और ग्रामर की एरर्स है, पाकिस्तान होने के लिहाज से मैंने, और मेरी नेटिव मदर लैंग्वेज उर्दू है, अगरचे मैं अंग्रेजी का भी एक क्वालिफाइड टीचर हूँ, मैंने कभी किसी ऑथर को ये कमेंट नहीं दी कि आपकी अंग्रेजी खराब है। और जहां पे मैंने अंग्रेजी खराब देखी है मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि उनमें से 90% लोग जो हैं वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोपोर्शन ऑफ साइंटिस्ट्स दुनिया के किसी भी फील्ड में नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा एडिटर्स और पीयर रिव्यूअर्स नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है। तो आप लोगों को क्या क्वालिफिकेशन मिलती है कि आप लोगों की अंग्रेजी पे कमेंट करें? आपके लिए जरूरी है कि एज अ पीयर रिव्यूअर उनकी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे कमेंट करें, उसी पे फोकस रखें। चाहे अंग्रेजी सही है या खराब है, ना पढ़ने वाला अंग्रेजी का एक्सपर्ट है ना लिखने वाला मेजोरिटी में अंग्रेजी का एक्सपर्ट है, और ना एडिटर और पीयर रिव्यूअर अंग्रेजी लैंग्वेज का एक्सपर्ट्स है। तो प्लीज इस चीज से गुरेज करें और फोकस ये करें कि साइंस में क्या हुआ। यही मैं मशवरा उन लोगों को भी देता हूं जो कि मास्टर या पीएचडी थीसिस को असेस करते हैं। आपका काम उनकी अंग्रेजी लैंग्वेज करेक्शन नहीं है, ये अंग्रेजी लैंग्वेज के एडिटर का काम है। आपका काम साइंटिफिक एडिटर वाला काम है।
सर थैंक यू। हाउएवर यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे पर्सनली क्रिएट हो रही है, बिकॉज अगर आप कोई भी रिटन टेक्स्ट जो है वो जिस भी लैंग्वेज में है, ऑब्वियसली हम उसके ऊपर एक हद से ज्यादा क्रिटिक नहीं करते, बट लैंग्वेज सिंपल वे में कम से कम इस तरह की लिखी हुई तो होनी चाहिए दैट मेक्स सेंस। बिकॉज एज रिव्यूअर्स वी हैव सीन मेनी अ टाइम्स कि उसमें इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, जो कि अब तो प्रॉब्ली आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं ग्रामरली की तरह के, जिसके साथ आप बहुत इजीली उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं एक फर्स्ट इम्प्रेशन ये जाता है कि ऑथर ने बहुत कैजुअली सबमिट कराया है, और उन्होंने इतना बॉदर भी नहीं किया कि वो पहले खुद प्रूफ रीड करके कम से कम उसमें से कुछ टाइपोग्राफिकल और ग्रामेटिकल एरर जो है वो पिक कर सकें। इस पे आपका क्या टेक है सर? मैं आपको अच्छा जय, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करूं, मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जवाब, ठीक है? चाहे ग्रामर अच्छी लिखी हो, अगर उसमें हाइपोथेसिस प्रोस्पेक्टिवली रजिस्टर ही नहीं हुई, तो उस प्रोजेक्ट की तो कोई साइंटिफिक वैल्यू ही नहीं है ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो साइंस पे कमेंट करें ना। ठीक सर। ठीक है। दूसरी बात यह है, अगर आप किसी की एक ऐसी चीज पे कमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको कोई नेटिव स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमांड या सर्टिफिकेशन ही नहीं है, तो आप उस पर कमेंट करते हुए कम से कम अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो डिक्लेयर करें। आई कॉमेंट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज नोटिंग दैट माई नेटिव लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश। क्या ख्याल है? अग्रीड सर। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल को इस चीज पे भी अप्लाई करें। हम्म। जब साइंस अच्छी क्वालिटी की होगी, हम्म। तो उसकी अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन को इंप्रूव करने से कोई फायदा होगा। ठीक सर। लेकिन अगर साइंस ही गार्बेज होगी, तो उसको क्या किसी खुशबूदार पैकेट में लपेट कर अच्छी अंग्रेजी लिखने से किसी का फायदा किया जा सकेगा? मेरा तो ख्याल है कि इसका जवाब है कि कुछ नहीं हो सकता जब साइंस ही खराब हो। सर मे आई बिल्कुल रेज ठीक। अ पॉइंट? ये जो जी आप डॉक्टर आहे। जिस कंटेस्ट में बात हो रही है, सम टाइम आई गॉट दिस आंसर फ्रॉम अ जर्नल कि आपकी ये इंग्लिश ठीक नहीं है, यू कैन सबमिट दिस योर आर्टिकल विद अ लिंक, कि आप इस लिंक पे कर दें, यू हैव टू पे सच अमाउंट एंड वी विल करेक्ट इट। ये कुछ जर्नल्स का कुछ मैंने पर्सनली मेरे साथ हुआ है। जी तो हाँ, आप इसमें आपकी बात सही है। जो बहुत सारी राइटिंग सर्विसेज मौजूद हैं, और बहुत सारी ये राइटिंग सर्विसेज जो हैं ये पब्लिशर या जर्नल के साथ लिंक्ड होती हैं। ठीक है। तो ये आप एक किस्म की एक ऐसी बात डिक्लेयर कर रहे हैं कि जर्नल का भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो पैसे कमाने के लिए आपको इस डायरेक्शन में डाल देना चाहते हैं। अच्छा, मैं अब आपको अभी मैंने कभी ऐसे जर्नल के साथ काम नहीं किया। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं खुद भी एक राइटिंग सर्विस का में कंट्रीब्यूट करता हूं। तो मैं ये जानता हूं कि राइटिंग सर्विस से साइंस को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर साइंस ही ठीक ना हो, तो साइंस की प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने का क्या फायदा है? एग्रीड एग्रीड। अगर किसी ने केस कंट्रोल स्टडी को कोहॉर्ट स्टडी कहकर प्रेजेंट किया हुआ है, तो इसकी लैंग्वेज इंप्रूवमेंट से कैसे गलती सही हो सकेगी? ठीक सर। साइंटिफिक वैल्यू तो कुछ भी नहीं है इसकी। ठीक ठीक। है। वी गॉट योर पॉइंट कि साइंटिफिक वैल्यू इज इम्पोर्टेंट, तो फिर इट शुड बी कैन बी प्रेजेंटेड नाइसली with help. Even if you want to take it, that's no harm in it. So there's another question: how to assess the validity of a topic for systematic slash narrative slash scoping reviews? अच्छा, वैलिडिटी ऑफ अ टॉपिक। अब ये, अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि मैं लैंग्वेज प्रिसिशन पे काफी जोर देता हूँ। अगरचे मैं ये कहता हूँ कि पीयर रिव्यू का रोल, अगर वो खुद नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है। अच्छा, ये भी एक बात बताता चलूं साथ, लैंग्वेज ऑफ साइंस का जो इंग्लिस्तान के पब या सड़क पे अंग्रेजी बोलने का तरीका है, उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है।
एकेडमिक लैंग्वेज हैज नथिंग टू डू विद स्ट्रीट लैंग्वेज। इसलिए ये सोचना कि नेटिव स्पीकर के पास कोई क्वालिफिकेशन है साइंटिफिक आदमी को एडवाइस देने की लैंग्वेज पे, ये तो बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा, अब आपके सवाल पे आते हैं वापस कि टॉपिक की रेलेवेंस। अच्छा, सवाल इस तरह से किया गया, टॉपिक की वैलिडिटी कैसे चेक की जाए। जी सर। अच्छा, ये वैलिडिटी का क्या मतलब है, ये तो बताएं जिन्होंने भी सवाल किया है। जी उर्वा, इफ यू आर विद अस, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके हमें बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ अ टॉपिक। Hi everyone, thank you so much. मेरे सवाल का मकसद ये था कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स पे एक नैरेटिव रिव्यू करना चाहती हूँ, तो हाउ डू आई फाइंड द गैप कि इफ वेदर देयर इज अ गैप दैट एग्जिस्ट्स जहाँ पे आई कैन कंट्रीब्यूट यानी कि या टॉपिक टॉपिक का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये कहना चाह रही हैं यस आप? यस ठीक है, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब कॉलीग से रिक्वेस्ट करूंगा, और अपने आप को भी याद दिलाता हूं यही कहते हुए कि हर लफ्ज का साइंस में एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। टॉपिक वैलिडिटी तो कोई चीज ही नहीं होती, प्रोजेक्ट की वैलिडिटी होती है या साइंटिफिक आर्टिकल की वैलिडिटी होती है। टॉपिक का तो कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है या टॉपिक की प्रायोरिटी हो सकती है। वैलिडिटी का मतलब यह होता है कि जो आपकी फाइंडिंग है, अब देखें जो फाइंडिंग जो है वो तो वो काम करने के बाद ही मिलती है ना। टॉपिक डेफिनेशन के वक्त तो आपके पास कोई फाइंडिंग नहीं होती। टॉपिक डेफिनेशन के बाद वक्त आपके पास सिर्फ टॉपिक का कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट हो सकता है या टॉपिक की प्रायोरिटी हो सकती है। टॉपिक की वैलिडिटी कोई नहीं हो सकती। ये यकीनन आप आम लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकती हैं कि मैं अपने टॉपिक की वैलिडिटी के मतलब मेरा ये है कि प्रायोरिटी या यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ। लेकिन साइंटिफिक मीनिंग वैलिडिटी का ये होता है कि जो आपकी फाइंडिंग है वो है सही या सच के करीब है या क्लोजर टू द ट्रूथ या ट्रू या करेक्ट है। आपका टॉपिक ना तो करेक्ट होता है ना इनकरेक्ट होता है। आपका टॉपिक सिर्फ या प्रायोरिटी का टॉपिक होता है या लो प्रायोरिटी का टॉपिक होता है। ये बात समझ में आई? जी जी, यस, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया मुझे। इसी पॉइंट को एम्फेसाइज करने के लिए मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने पहले कहा था कि आप ये नहीं लिख सकते कि हमने ये रिव्यू कंडक्ट किया प्रिज्मा के लिहाज से। आप ये लिख सकते हैं कि हमने ये रिपोर्ट किया प्रिज्मा के लिहाज से। तो हर एक साइंटिफिक लफ्ज जो है वो उसकी करेक्ट इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि उसको डेफिनेशनली करेक्ट होना चाहिए। तो सर ओके, क्वेश्चन तो अब अपनी ये जगह आ पे जाते है। हैं कि टॉपिक की प्रायोरिटी कैसे कैसे एस्टेब्लिश की जाए। तो टॉपिक प्रायोरिटी का एस्टेब्लिश करने का पहला प्रिंसिपल यही है कि आप लिटरेचर सर्च करके एस्टेब्लिश करें कि इस टॉपिक के ऊपर पहले काम नहीं हुआ, या जो काम हुआ है उसमें कोई फॉल्ट है या कोई कमी है या उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों के बगैर टॉपिक की प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके सर, कुछ Right. Yeah. I got कुछ it. Thank you so much. ओके, थैंक यू उर्वा। कुछ क्वेश्चन सर एआई से रिलेटेड है, बट आई थिंक हम इसको पार्क कर सकते हैं टिल आवर थर्ड वेबिनार। जैसे यू आर द बॉस, सो आप जो डिसाइड थैंक यू करेंगी सो वही हम मच। कवर करेंगे। मेरा ख्याल है हम उनको एआई से रिलेटेड बेटा हम बात करेंगे थर्ड वेबिनार में। उससे अब ये एक और क्वेश्चन है अक्सा का, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस डिफर अमंग अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, a systematic review of randomized control trials, and a systematic review of systematic reviews, the umbrella reviews? ओके, अच्छा, ये अभी मैं एक छोटा सा इसका जवाब दूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम वेबिनार सीरीज करें रिव्यूज के बारे में उसमें ये सवाल डिटेल में कवर किया जाए। अच्छा, आगे चलने से पहले कैन आई रिक्वेस्ट डॉक्टर तंजीला के जो एआई के बारे में सवाल हैं वो आप मुझे भेज देंगी,
ताकि मैं ये यकीनी बनाऊं कि जो मैं स्लाइड्स प्रिपेयर कर रहा हूं उसके लिए, उसकी वीडियो में वो इंक्लूड हो जाए। ये बिल्कुल हम भेज देंगे सर, बल्कि हम दोबारा गूगल फॉर्म सर्कुलेट कर देंगे कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो सब उसमें पुट अप करें और हम वो आपको डिटेल में शेयर करें इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। तो अब आपका ये सवाल है कि ये तीन चीज़ें हैं: अम्ब्रेला रिव्यू ऑफ सिस्टमैटिक रिव्यूज ऑफ रैंडमाइज्ड ट्रायल, दूसरी चीज़ है सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ रैंडमाइज्ड ट्रायल, और तीसरी चीज़ है रैंडमाइज्ड ट्रायल। कि इन तीनों में सबसे आगे कौन है, ये पूछना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। ओके। अब इसका एक तो प्योर जवाब है मरीजों के बेनिफिट के लिहाज से या पब्लिक पॉलिसी के लिहाज से। एक अलहदा जवाब है एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक अलहदा जवाब है ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो मैं यहां पे एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देता हूं। अच्छा, इस जवाब को समझने के लिए ये जरूरी है कि मैं ये आपको मशवरा दे रहा हूं कि अगर आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है अपने काम करने के लिए, तो क्या आप सिस्टमैटिक रिव्यू करें रैंडमाइज ट्रायल का, या रैंडमाइज ट्रायल करें, या सिस्टमैटिक रिव्यूज का अम्ब्रेला रिव्यू करें। इस तरह से मैं इसका जवाब दे दूं डॉक्टर तंजीला। जी सर, जैसे आप मुनासिब समझे। ठीक है। तो तो रैंडमाइज ट्रायल करने में तो लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। पहले एथिक्स कमेटी अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके लिए पहले प्रोटोकॉल, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद मरीजों का कंसेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद डेटा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट। ये काम जल्दी नहीं हो सकेगा। एक ट्रायल जो इंशाल्लाह किसी दिन आपको प्रेजेंट भी करेंगे डिटेल में, जो कि लाहौर में किया गया तीन सेंटर्स में, उसको करने और पब्लिश करने के पहुंचने तक, लैंसेट में पब्लिश हुआ है, 5 साल लग गए। तो इफ़ यू आर अ ऑथर इन अ हरी, मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप रैंडमाइज ट्रायल करें। बट इफ यू आर एन ऑथर who want to make a difference to the professional work and you want to get published in a high ranking journal, तो उस सूरत में मैं यकीनन आपको रेकमेंड करूंगा कि यही करें और कुछ ना करें। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तकरीबन 25,000 से ज़्यादा मरीजों को, लोगों को रैंडमाइज ट्रायल्स में इंक्लूड किया है। इसलिए मुझे ये पता है कि ये काम बहुत ही एफर्टफुल है और बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है। अपने ऑफिस में बैठ के ये काम नहीं हो सकता। तो अब आप सोच लें कि आप किस किस्म के ऑथर बनना चाहते हैं। ऐसे प्रोफेशनल ऑथर जो कि प्रोफेशन को इम्प्रूव करे और मरीजों की लाइफ को चेंज कर दे, उस सूरत में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे जल्दी से पब्लिकेशंस मिल जाएं, ऑप्शंस को कंसिडर करें। अच्छा, आप बाकी दो ऑप्शंस में से किस चीज़ को कंसिडर करें, यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सिस्टमैटिक रिव्यू को या सिस्टमैटिक रिव्यू के अम्ब्रेला रिव्यू को। अच्छा, चूंकि आजकल हर हफ्ते तकरीबन 1,000 सिस्टमैटिक रिव्यू ही पब्लिश हो जाते हैं, तो अम्ब्रेला रिव्यू करना एक कंप्लीटली सूटेबल ऑप्शन बन जाती है। लेकिन अब यह भी आपको जहन में रखना पड़ेगा कि ऑलरेडी बहुत सारे अम्ब्रेला रिव्यू पब्लिश हो चुके हैं। तो आपको यह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, अगर आप अम्ब्रेला रिव्यू करना चाहते हैं, कि आपका रिव्यू, अम्ब्रेला रिव्यू, पहला अम्ब्रेला रिव्यू होगा, या इससे पहले अम्ब्रेला रिव्यू जो हुए हैं उनमें कोई ना कोई गलती है या मिसिंग है सिस्टमैटिक रिव्यूज। इस किस्म की बात से आपको अम्ब्रेला रिव्यू को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, सिस्टमैटिक रिव्यू करेंगे तो सिस्टमैटिक रिव्यू और अम्ब्रेला रिव्यू में क्या फ़र्क होगा, ये भी ज़रा सा ब्रीफली बता देता हूँ। सिस्टमैटिक रिव्यू आम तौर पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं।
लेकिन अम्ब्रेला रिव्यू के पास ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि वो टोटलिटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टू मेडिक्स उनको इवेल्युएट कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर क्रॉनिक पेल्विक पेन के लिए 2 दर्जन ऑप्शंस ट्रीटमेंट की अवेलेबल हैं, साइकोथेरेपी भी है, मेडिकेशन भी है, चाइनीज हर्बल मेडिसिन भी है, जो सिस्टमैटिक रिव्यू होगा वो टॉपिक पर टॉपिक इवेल्युएट करेगा। अम्ब्रेला रिव्यू हर चीज को एक ही आर्टिकल में, कूजे में बंद कर सकता है। तो अगर आपने एफर्ट करनी है अच्छी क्वालिटी की आज की दुनिया में, तो अम्ब्रेला रिव्यू पे फोकस कर लें, क्योंकि अम्ब्रेला रिव्यू में आप एक अच्छा ओवरव्यू क्लिनिशियन को प्रोवाइड कर सकेंगे एज एन एजुकेशनल आर्टिकल रादर देन एज अ साइंटिफिक आर्टिकल। तो ये दोनों मैंने कंपैरिजन कर दिया है। स्कोपिंग रिव्यू के बारे में भी आपने मुझसे पूछा है, इसको मेरे ख्याल है बेहतर है कि अलग ही टॉपिक के तौर पे कवर किया जाए। जी अगर से आप ये समझ रहे होंगे कि शायद स्कोपिंग रिव्यू करना आसान है, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ अपने तजर्बे के लिहाज से कि स्कोपिंग रिव्यू आमतौर पे ज़्यादा मुश्किल होता है एक नॉर्मल सिस्टमैटिक रिव्यू करने से। बिल्कुल ठीक सर। इसमें आपने कहा था एक थर्ड पर्सपेक्टिव जो है वो द जर्नल्स और द एडिटर्स पर्सपेक्टिव है। सो फ्रॉम हम द सॉरी जरा एडिटर्स। लाइन कट हो गई, तो मैं वो आपकी पूरी कमेंट सुन नहीं सका। सर अब सुन पा रहे हैं आप? आवाज क्लियर है हमारी? जी हाँ। जी सर, इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में आपने कहा था एक थर्ड पर्सपेक्टिव भी है, द एडिटर्स पर्सपेक्टिव। सो एडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आरसीटी और अम्ब्रेला रिव्यू और सिस्टमैटिक रिव्यू में कौन सा वो प्रेफर करते हैं? ओके, एडिटर का पर्सपेक्टिव होना तो ये चाहिए कि हम वो चीज़ पब्लिश करें जिससे आगे चल के पब्लिक पॉलिसी या मरीज की कंडीशन बेहतर हो सके। लेकिन शायद आप सब लोगों को ये मालूम है कि दुनिया का कोई भी एडिटर इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। उसका इंटरेस्ट होता है कि मेरा पेपर कितनी दफ़ा साइट होगा, क्योंकि अगर उसका पेपर 2 साल में बहुत दफ़ा साइट हो गया तो उसके जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाएगा। ये बात तो आप लोगों को पता है ना। यस सर। ठीक है, तो इस लिहाज से सोचें तो सिस्टमैटिक रिव्यू और अम्ब्रेला रिव्यू काफ़ी ज़्यादा साइट होते हैं, लेकिन हाई क्वालिटी रैंडमाइज ट्रायल उनसे भी ज़्यादा साइट होते हैं। अब हाई क्वालिटी रैंडमाइज ट्रायल क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है, इसके बारे में अलहदा से वेबिनार सीरीज होनी चाहिए। हाई क्वालिटी रैंडमाइज ट्रायल करना आप लोगों के लिए पाकिस्तान में, जहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, ज़्यादा आसान है, जैसे कि चाइना में ज़्यादा आसान है कंपेयर टू अ वेरी स्मॉल कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम। यानी अगर यूनाइटेड किंगडम कोई प्री एक्लेम्सिया की प्रिवेंशन विद मोर्टेलिटी एज एन आउटकम ट्रायल करने की कोशिश करे, प्री एक्लेम्सिया तो कॉमन कंडीशन है ना, हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। यस। अगर इसके ऊपर इंग्लैंड में वो ट्रायल करने की कोशिश करें तो उनके पास तो इतने मरीज ही नहीं है पूरी नेशनल हेल्थ सर्विस में कि वो एक एडिक्वेटली पावर्ड रैंडमाइज ट्रायल कर सकें। लेकिन आप तो कर सकते हैं पाकिस्तान में, तो करें इस किस्म के ट्रायल। ये इन ट्रायल्स में बड़ी मेहनत होगी, लेकिन पब्लिकेशन के बाद साइटेशन भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो अब एडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि हाई क्वालिटी रैंडमाइज ट्रायल में पब्लिश कर दूं। अच्छा, कई जर्नल ऐसे भी हैं जो सिस्टमैटिक रिव्यू ही पब्लिश नहीं करते, लेकिन हर जर्नल का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि जो आपके जर्नल्स हैं उनमें क्या आप एटीट्यूड लेना चाहते हैं। यकीनन आपकी ये ख्वाहिश होगी कि आपको अप्रूवल मिल जाए पाकिस्तान की जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं, और उसके बाद आप किसी तरह से पबमेड में एंटर हो जाएं। इन चीज़ों को मीट करने के लिए यकीनन एक हाई क्वालिटी पीयर रिव्यू सिस्टम होना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपकी ये भी ख्वाहिश होगी कि हमें साइटेशंस मिलें ताकि उससे हमारा इम्पैक्ट फैक्टर बन जाए। तो इन सब चीज़ों को लेके साथ चलना पड़ेगा। इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट एनी केस रिपोर्ट विल गेट यू एनी साइटेशंस, और इफ दे डू दे विल बी वेरी फ्यू। ट्रू सर।
वी हैव अ क्वेश्चन किंजा, जरा आपको शायद हमें क्लियर करना पड़ेगा बिकॉज मुझे क्वेश्चन की एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही. एज वी सी ऑनलाइन जॉब्स ऑफ हायरिंग पीयर रिव्यूअर, they assessed you initially with MCQs, four different sentences but only change in sentence structure. So वो शायद ये पूछना चाह रही हैं कि ये इन itself एक स्किल है, बिकॉज जब पीयर रिव्यूअर्स को हायर कर रहे हैं तो उसमें वो इस किस्म की असेसमेंट कर रहे हैं. ओके, सो अच्छा, अब ये समझने की ज़रूरत है कि जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं इस वेबिनार में, वो दुनिया क्या है. अच्छा, इस दुनिया को समझने के लिए हमारा जहन जो है ना, उसको एक पाकिस्तानी एकेडमिक एनवायरनमेंट के जहन से निकालना पड़ेगा. शायद आपने सुना हो प्रेडेटरी जर्नल क्या चीज होती है. क्या आपको पता है प्रेडेटरी जर्नल क्या है? कॉलीग्स हैं जो जवाब दे सकते हैं या अपना हैंड रेस करके बता सकते हैं. प्रेडेटरी जर्नल. डॉक्टर तंजीला, क्या आपके ख्याल में कॉलीग्स को पता है कि प्रेडेटरी जर्नल क्या चीज है? सर आइडिया है, आई थिंक मोस्टली को, यानी कि वो जर्नल्स जो कि बहुत truly tell we have a new answer maybe somebody's हम्म. fake journals. ठीक है. अच्छा, अब फेक जर्नल को पीयर रिव्यूअर तो चाहिए ना. जी बिल्कुल. तो वो कहां से लाएगा जब वो फेक ही है? हो सकता है वो कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट कर दे जहां वो एडवर्टाइज कर दे कि आप हमारे पास आके पीयर रिव्यूअर बन जाए. शायद हम आपको कुछ पैसे भी दे दें पीयर रिव्यू करने के लिए. ठीक है. तो ये जो इस दुनिया को समझने की कोशिश करें कि ये पब्लिकेशन, साइंस पब्लिकेशन की दुनिया क्या दुनिया है. ये बेसिकली एक कमर्शियल वर्ल्ड है. कैपिटलिज्म के बारे में भी समझने की जरूरत है कि ये क्या चीज है. इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में साइंस कम्युनिकेशन के लिए पब्लिकेशन एग्जिस्ट करती है. लेकिन चूंकि ये एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की इजाद है, इसमें प्रॉफिट बनाना एक कमर्शियल रियलिटी है जिसमें कि हम बैठे हुए हैं. इस रियलिटी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी यूज या अब्यूज के जरिए पैसे बनाए जाते हैं. और उसकी यूज के जरिए, अच्छी यूज के जरिए अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है, या उसकी अब्यूज के जरिए फेक प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है. अब पीयर रिव्यूअर्स की एक किस्म की रिक्वायरमेंट ही बनी हुई है ना. पीएमडीसी अप्रूवल तो नहीं देगी अगर कोई जर्नल में पीयर रिव्यू ना हो. क्या ख्याल है डॉक्टर तंजीला? यस, ऑफ कोर्स. आपको बताना है कि आपके रिव्यूअर्स कौन कौन हैं और उनकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं. ठीक है. लेकिन क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि पीयर रिव्यू के बगैर भी जर्नल हो सकता है? थ्योरेटिकली नॉट बट प्रैक्टिकली लोग चला रहे हैं. ओके. अच्छा, मैं सवाल को रिफ्रेम करता हूं. पीयर रिव्यू के बगैर लेजिटिमेट जर्नल हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट. फेक फेक नहीं, लेजिटिमेट, जो कि पबमेड में भी मौजूद हो, जिसका कि इम्पैक्ट फैक्टर भी हो. अनटिल अनलेस वो एआई को यूज करके पीयर रिव्यू करवा लें, अदरवाइज और उसको डिक्लेयर कर दें एज अ ठीक है. पीयर. ठीक है. ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे ज्यादा डिटेल में सेकंड वेबिनार में. एक मेरी पूरी स्लाइड और प्रेजेंटेशन है, और वो वीडियो इस वक्त अवेलेबल भी है, आप उसको देख भी सकते हैं इस वेबिनार के बाद. प्री प्रिंट एक किस्म की लेजिटिमेट पब्लिकेशन बन चुका है. अच्छा, ये हम सवाल से मूव कर रहे हैं. मैं आई विल गो बैक टू द क्वेश्चन. आपका सवाल था कि लोग हमें इनवाइट करते हैं और इनविटेशन के दौरान कोई टेस्ट भी देते हैं. एग्जैक्टली इसकी सर. क्या जरूरत है या क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, यही बात कर रहे हैं ना? जी. ठीक है. तो आपको ये देखना चाहिए इसके ये पूछने वाला कौन है, ये सवाल करने वाला कौन है, ये इनविटेशन देने वाला कौन है. अगर ये कोई लेजिटिमेट जर्नल है या लेजिटिमेट पब्लिशर है तो कोई हर्ज नहीं है, आप उसमें शामिल हो जाएं. क्योंकि वो हो सकता है
आपकी पीयर रिव्यू की क्वालिटी असेसमेंट करना चाहते हो आपको पेपर देने से पहले। लेकिन मैंने इस किस्म के जर्नल में कभी काम नहीं किया। यकीनन जर्नल्स पीयर रिव्यू ट्रेनिंग सेशंस चलाते हैं, जैसे डॉक्टर तंजीला ने ये ऑर्गेनाइज किया, इसी तरह से यूनिवर्सिटी के लिए आपने ऑर्गेनाइज किया। लेकिन ये जर्नल्स भी अपने पीयर रिव्यूअर्स के लिए इस किस्म की ट्रेनिंग के सेशंस चलाते हैं। लेकिन जो लोग आपको इनवाइट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो कोई फेक बिजनेस चला रहे हो, जिसमें आपका नाम इस्तेमाल करके किसी फेक जर्नल को पीयर रिव्यू की रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाए। तो इस सूरत में आपको इससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आप किस्म के फेक प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट अगर कर जाएं, यकीनन अगर ये गलती से भी हो जाए, तो अल्टीमेटली तो आपने किसी किस्म के नुकसानदेह काम में ही पार्टिसिपेट कर लिया। तो आप उन लोगों की लेजिटिमेसी चेक करें जिन्होंने आपसे ये सवाल या जिन्होंने आपको ये इनविटेशन भेजा है। ये मेरा मशवरा है आपको। सर थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्विक हम आपसे इनपुट चाहेंगे कि फॉर ऑल ऑफ अस, कि अगर आपको कभी भी इस तरह की कोई इनविटेशन आई या कोई जर्नल जिस तरह आपको भेज रहे होते हैं कि हमारे इसके अंदर पब्लिश करें, सो कैसे आप क्विकली पिक कर सकते हैं कि ये प्रेडिटर या ये फेक जर्नल है? तो आई थिंक अगर वो जर्नल पबमेड में मौजूद नहीं है, तो आप इमीडिएटली यू कैन बी कॉन्फिडेंट दैट इट इज नॉट अ फेक जर्नल। बट दिस इज नॉट अ 100% रूल, क्योंकि ये हो चुका है पहले कि काफ़ी प्रेडेटरी जर्नल पबमेड में मौजूद थे, फिर उन्हें निकाला गया। अच्छा, दूसरी मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अपने तजर्बे से बता रहा हूँ, कि कई फेक जर्नल्स जो है वो ऐसा नाम ढूंढ लेते हैं और उनका वेब पेज भी ऐसा बना लेते हैं जो कि बिल्कुल ही एक ओरिजिनल और लेजिटिमेट जर्नल जैसा लगता है। तो ये इसमें भी आपको यकीनन एहतियात करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही दे रहा हूँ। एक जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जामा। उसके जैसा फेक जर्नल आसानी से बनाया जा सकता है। उसका नाम बनाया जा सकता है जामा, और साथ कोई एक एडिशनल लेटर लगाया जा सकता है, और उसके वेब पेज की शक्ल ऐसी हो जैसे कि जामा की शक्ल है, तकरीबन वैसा ही होगा। तो आप आसानी से फूल हो सकते हैं। लेकिन आप और उसका जो नाम ऐसा सिलेक्ट किया जाएगा कि पबमेड में भी वही नाम आ जाए। तो आप लोगों को यकीनन एक ज़रा सी एफर्ट करनी चाहिए कि आप ये चेक करें कि ये पबमेड में एक्चुअली मौजूद है या नहीं है। अच्छा, पबमेड से गुजरने के बाद फिर आप ये स्कोपस और वेब ऑफ साइंस वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। लेकिन पबमेड इज द सिंपलेस्ट रूट to finding if a journal is not a fake journal. थैंक यू वेरी मच सर। जी पार्टिसिपेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? बिकॉज अभी मुझे कोई और subjects are present. जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? ओके सर, तो सिंस वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, आपका एक जनरल few points regarding the young peer reviewers and the editors, कि हमें एक पॉइंट तो बहुत Ma'am, there अच्छा is मुझे one मिला। question at the bottom. सॉरी, There is one question. It's been again shared again by Dr. Aman. एक सेकेंड जी, मैं देखती हूँ। कैन वी जस्ट पब्लिश रिसर्च प्रोटोकॉल? Yes, you can publish research protocols. In fact, this is अच्छा, ये इसके बारे में सोचें ज़रा कि आपके जहन में शक कैसे पैदा हुआ कि ये नहीं पब्लिश हो सकता। ये यकीनन यही वजह है ना कि आप कोई ना कोई माइंड सेट बना हुआ है कि ये काम नहीं होता या नहीं हो सकता, या ये करने का कोई फायदा नहीं है। प्रोटोकॉल पब्लिश करने के तो बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन इज ए गुड आइडिया,
then protocol publication is an extension of this same idea. क्योंकि प्रोटोकॉल पब्लिकेशन में तो आप पूरा डिटेल प्रोटोकॉल अपना दुनिया को बता देंगे, और वो अगर पहले से अवेलेबल हो आपकी स्टडी की कंप्लीशन के वक्त, और पीयर रिव्यूअर उस पब्लिश प्रोटोकॉल को देखकर ये चेक कर सकेंगे जो आपने कहा वो ही किया, तो वो तो आपके रिजल्ट्स को बहुत ही हाई वैल्यू देगा और एकदम से रेकमेंड कर देगा पब्लिकेशन के लिए। क्या ख्याल है? तो ये तो हो गई ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटोकॉल की पब्लिकेशन का फायदा। लेकिन ऑब्वियसली प्रोटोकॉल पब्लिकेशन की सेंस उसी वक्त बनती है जब आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन में और प्रोटोकॉल पब्लिकेशन में कुछ टाइम हो, टाइम डिस्टेंस हो। मिसाल के तौर पे अगर आप एक रैंडमाइज ट्रायल कर रहे हैं या कोहॉर्ट स्टडी कर रहे हैं, उसका प्रोटोकॉल आज पब्लिश करें और 2 3 4 साल बाद उसके रिजल्ट्स को पब्लिश करें, तो फिर इस सूरत में प्रोटोकॉल पब्लिकेशन की सेंस बनती है। लेकिन अगर आप प्रोटोकॉल आज सबमिट कर रहे हैं पब्लिकेशन के लिए और कल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं पब्लिकेशन के लिए, तो इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। ये तो एक किस्म की प्रोटोकॉल की रिट्रोस्पेक्टिव पब्लिकेशन हो गई ना। तो मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि आप प्रोटोकॉल की पब्लिकेशन करें ऐसी स्टडीज में जिसमें कि कुछ टाइम लगता हो जिन्हें कंप्लीट करने में, और उन्हें एथिक्स अप्रूवल के फौरन बाद सबमिट कर दें पब्लिकेशन के लिए, और फिर उसी प्रोटोकॉल के लिहाज से अपना एनालिसिस और रिजल्ट्स रिपोर्ट करें। एडिटर और पीयर रिव्यूअर के जहन में आपके काम की पढ़ने से शुरू होने से पहले ही वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि उन्हें आपका प्रोटोकॉल अवेलेबल होगा। वो आप एक अपने मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एक एज एन एडिशनल फाइल सबमिट करेंगे, और अगर वो पब्लिश प्रोटोकॉल है तो यकीनन पीयर रिव्यूअर उसे पब्लिकेशन के तौर पे देख लेगा। इसका एग्जाम्पल भी मैं इंशाल्लाह आपको दे सकूंगा एक और वीडियो, बल्कि मेरे वीडियो चैनल पे काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल मौजूद हैं। एक ट्रायल है जो कि फेयर ट्रायल कहलाता है, इसके बारे में एक रिसेंट वीडियो भी है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि उसका प्रोटोकॉल एक पाकिस्तानी जर्नल में पब्लिश हुआ, और उसके बाद फिर उसका फुल आर्टिकल कुछ सालों बाद लैंडसेट में पब्लिश हुआ। तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि प्रोटोकॉल ने कुछ कंट्रीब्यूट किया फाइनल आर्टिकल के एक हाई इंपैक्ट जर्नल पब्लिकेशन में। अच्छा, जर्नल एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रोटोकॉल पब्लिश करें, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि प्रोटोकॉल पब्लिश हो गया, उसके बाद जब फुल आर्टिकल पब्लिश होगा तो उस वक्त आपके प्रोटोकॉल को साइटेशन मिल जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर वो पेपर आपके पास दोबारा वापस आया उसकी कंप्लीटेड शक्ल में, पीयर रिव्यू करने में आपको आसानी होगी। तो प्रोटोकॉल पब्लिकेशन is a big service to yourself and to science. It's on the same transparency agenda that science is following. Another terminology for protocol publication is also covered in a term जिसे कि कहा जाता है registered reports. Registered reports यही reports होती हैं जिसमें प्रोटोकॉल पहले पब्लिश हो, और जिस जर्नल ने वो प्रोटोकॉल पब्लिश किया है वो फिर आगे एक किस्म की गारंटी भी दे ऑथर को कि उनके आर्टिकल को सीरियसली इवैल्यूएट किया जाएगा जब वो रीसबमिट होगा अपने रिजल्ट्स के साथ। इसका मतलब यह है कि जो भी रिसर्च की जाए उसको अल्टीमेटली ये पब्लिकेशन के तौर पे प्रेजेंट किया जा सके ताकि रिसर्च वेस्ट अवॉइड किया जा सके। रिसर्च वेस्ट तो आप जानते हैं ना कि लोगों ने स्टडी की और कभी पब्लिश ही नहीं की, इस किस्म की चीज को रिसर्च वेस्ट कहा जाता है। जी। और रिसर्च वेस्ट को अवॉइड करने के लिए प्रोटोकॉल पब्लिकेशन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जिस तरह से कि प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। वेरी ट्रू सर। इसमें एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया, प्रोटोकॉल में बी डुप्लीकेटेड एंड मे बी रिपोर्टेड बिफोर योर कंप्लीशन ऑफ वर्क। अच्छा, अब ये आप
ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने आपका आइडिया चोरी कर लिया? चोरी कर लिया, एग्जैक्टली सर। Yes, कॉन्फ्रेंसेस पे भी प्रेजेंट करते हुए घबराते हैं जब तक कि वो पब्लिश ना हो गया हो, जबकि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका पब्लिश्ड वर्क जो है वो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करने का, उसमें भी एक एथिकल इशू आ जाता है। अच्छा, पब्लिकेशन इन कॉन्फ्रेंस हैज आल्सो अनदर इशू कि कई जर्नल जो हैं वो प्री पब्लिकेशन पब्लिसिटी को पसंद नहीं करते। वो ये चाहते हैं कि जब उनका मेन आर्टिकल पब्लिश हो जाए उसी के बाद उसको पब्लिसिटी दी जाए। ये तो बात एग्जैक्ट आपको पता है ना? जी सर। तो इसका आइडिया चुराने से ताल्लुक भी नहीं है, एक इंडिपेंडेंट इशू भी है ये, प्री पब्लिकेशन पब्लिसिटी के लिहाज से। अच्छा, अब ये आइडिया चुराने की बात पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। जी सर। पहली बात तो ये सोचें कि अगर आपका प्रोटोकॉल पब्लिश हुआ है तो उसमें चोर को आसानी होगी या आपको चोर आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी? प्रोटोकॉल पब्लिश्ड है, इसलिए आपके पास अपने आइडिया की प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद है। ओरिजिनल सवाल पे वापस आए। जी अगर प्रोटोकॉल पब्लिश होगा तो चोर को मुश्किल होगी। बिल्कुल सही। नाउ आई गेट योर पॉइंट कि वो ठीक मेरा है, और ये प्रोटोकॉल बात पब्लिश और नहीं लोगों था। को भी समझाने की कोशिश करें प्लीज, क्योंकि सही। ये मैंने बहुत माइंडसेट सुना है पाकिस्तान में कि अगर प्री प्रिंट पब्लिश होगा या प्रोटोकॉल पब्लिश होगा या प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन होगी तो वो आइडिया चुरा लिया जाएगा। तो इसका जवाब, सबसे इंपॉर्टेंट जवाब ये है कि अगर ये चीजें पब्लिश हुई हों तो चोर को मुश्किल होगी, आइडिया जनरेट करने वाले को नहीं होगी। सर मेरा इस रिपोर्ट भी लिखने को तैयार हूं। आपने अच्छा। कहा, मुझसे सवाल पूछा था कि केस रिपोर्ट का क्या यूनिक पॉइंट होता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो केस जी रिपोर्ट सिर्फ मरीज के बारे में तो नहीं है, केस जी रिपोर्ट एकेडमिक एक्सपीरियंस के बारे में भी हो सकती है। इसके ठीक। बारे में केस रिपोर्ट लिखें, कोशिश करें। यस। हम सब के पास कोई ना कोई ऐसी केस रिपोर्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की मौजूद है जिसकी वजह से और लोगों ने अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए, उस वक्त जबकि हम लोग लेस पावरफुल पोजीशन में थे, उन्होंने अपनी पावर के अब्यूज के जरिए एक किस्म का हमें, हमारे करियर को नुकसान पहुंचाया या हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाया। यही बात हो रही है ना? जी इस चीज को खत्म होना चाहिए। मेरा ख्याल है यही सोच होनी चाहिए हमारी भी। जब हम सीनियर पोजीशन में पहुंच जाएं तो हमारी सोच होनी चाहिए कि ये चीज हम ना करें जो हमारे साथ हुई, डेफिनेटली। और जिसने हमारे साथ किया अगर उसका हम एग्जाम्पल बना के भेज सकते हैं केस रिपोर्ट के जरिए तो वो भी करें। अगर उनका पेपर रिट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो भी करें। मैं आपको कई एग्जाम्पल भेज सकता हूँ लिंक्डइन में पब्लिसाइज हुए में, जहां सुपरवाइजर ने अगर स्टूडेंट का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करके पेपर पब्लिश कर दिया और स्टूडेंट को इंक्लूड नहीं किया ऑथर के जरिए, तो जब किसी ने इस चीज को जर्नल को प्रोवाइड किया एविडेंस के साथ तो जर्नल ने उस पेपर को रिट्रैक्ट कर दिया। यही चीज जो ऑडियंस जहां पे आप बैठे हुए हैं, जिस जियोग्राफी में आप बैठे हुए हैं, जब तक हम ये नहीं करेंगे कैसे हमारा कल्चर चेंज होगा? सही। ये भी सोचें। सिंपली कंप्लेनिंग कि किसी ने मुझसे कोई चीज चुरा ली, चोरी को रोकेगा तो नहीं। जब तक हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे या उस चोरी के बारे में प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए एडवर्टाइज नहीं करेंगे, आगे कैसे प्रोसीड हो सकता है? और प्रोटोकॉल पब्लिकेशन और प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन इस चोरी की प्रिवेंशन का एक तरीका है। सही। और जो लोग ये बात कहते हैं कि प्रोटोकॉल पब्लिश ना करें या प्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन ना करें, वो लोग शायद उसी चोर ग्रुप में शामिल हैं। तो आप उस चोर ग्रुप की बात को क्यों आगे प्रमोट करते हैं? आपको तो उसके खिलाफ काम करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि प्री प्रिंट ना पब्लिश करो चोरी हो जाएगा, वो तो चोर ग्रुप में शामिल है, क्योंकि प्री प्रिंट पब्लिश होने की वजह से उनकी चोरी करने की ऑप्शन कम हो जाएगी। आई होप इट मेक सेंस। यस।
यस इट Thank you. कम्प्लीटली डज सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आप उतना डिटेल में इतने अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं और दिल नहीं करता कि इसको हम खत्म करें, बट ऑब्वियसली हमारी टाइम लिमिट 2 o'clock हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।